Hello, my dear friends. Welcome back on my YouTube channel, Ranju Classes of English Literature. फ्रेंड्स आज हम फिलिप सिडनी की पोम को कवर करने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इस पोम का टेक्स्ट जो है पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियोस जो है हमारी उसमें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसको मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी। ठीक है, तो आज मैं इसकी आपको मतलब समरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, हम आज इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें तो मैंने लाइन टू लाइन आपको टेक्स्ट का मतलब बताया था कि इस सोनेट में है क्या। एक्चुअली ये सोनेट जो है ये सोनेट 10 है, फिलिप सिडनी ने जो लिखी थी। ठीक है, जो कलेक्शन था ना उनका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, ठीक है, जिसमें 108 सोनेट्स थी। तो उसी में से आज हम सोनेट नंबर 10 की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इट इज़ सोनेट नंबर 10 in the sonnet sequence entitled Astrophil and Stella, written by Philip Sidney. Astrophil debates himself about love in new and contemporary terms. There is a conflict in the mind of the Astrophil between reason and passion, but he proclaims his preference for love and requests reason not to torment him much. He is completely in the grip of passion of love for Stella. आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से समझ भी आ गया होगा। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एक्चुअली मैं इसका टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इस सोनेट में क्या है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का मतलब भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अब बार बार उसको रिपीट करना, आप वो वाली वीडियोस देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या था मैंने अच्छे से सारा डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। 3-4 सोनेट्स मतलब हम फिलिप सिडनी के कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, वैसे चलो मैं आपको बता देती हूँ। भाई ये कहते हैं कि ये जो सोनेट है ये सोनेट नंबर 10 है। ठीक है, एस्ट्रोफिल एंड जो सोनेट सीक्वेंस था, सोनेट सीक्वेंस बोल सकते हैं, ये कलेक्शन ऑफ सोनेट्स बोल सकते हैं। जो फिलिप सिडनी का कलेक्शन ऑफ सोनेट था 108 सोनेट्स थे जिसमें, तो उसमें से सोनेट नंबर 10 है। ठीक है, और इसमें जो है एस्ट्रोफिल डिबेट कर रहे हैं हिमसेल्फ, यानी कि वो खुद से मतलब डिबेट कर रहे हैं कुछ कंटेम्प्रेरी टर्म्स को लेकर के। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द माइंड, उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ द एस्ट्रोफिल। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जो एस्ट्रोफिल है वो पोइट है और जो स्टेला है वो उनकी बिलविड है। ठीक है, और वो प्रोक्लेम करते हैं कि उनके मतलब उनकी समझ यानी कि पैशन और उसके रीज़न के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, there is a conflict in the mind of Astrophil between reason and passion, but he proclaims his preference for love and requests reason not to torment him much. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीज़न से। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टॉर्मेंट का मतलब होता है कि मुझे ज़्यादा टॉर्चर मत करो। ठीक है, यानी ही इज़ कम्प्लीटली इन द ग्रिप ऑफ पैशन ऑफ लव फॉर स्टेला। अब यहाँ पे रीज़न तो है उनकी मतलब उनकी समझ, और पैशन मतलब उनका जज्बा है जो प्यार करने का। ठीक है, तो प्यार करने का जज्बा वो क्या कहते हैं, एस्ट्रोफिल जी कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीज़न से कि तुम मुझे ना परेशान करो, मेरे को ना मेरे पर ना अत्याचार करो, मेरे को इतना टॉर्मेंट मत करो। मैं तो स्टेला से प्यार करता हूँ, मेरा पैशन क्या है, सिर्फ स्टेला से प्यार करना, और मैं उसे से ही प्यार करता रहूँगा। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया गया है। ठीक है, अब हम इसकी समरी देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोफिल हु रिप्रेजेंट्स पोइट हिमसेल्फ, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे मेरे को लगेगा कि इस मीनिंग वर्ड का मीनिंग मुझे बताना चाहिए तो मैं वहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, एस्ट्रोफिल हु रिप्रेजेंट पोइट हिमसेल्फ आस्क रीजन टू गो समवेयर एल्स to a proper place and should not press him to accept his advice. प्रेस मीन्स यहाँ पर वो है कि मेरे को प्रेशराइज मत करो, मेरे पे दबाव मत डालो, ये मतलब है यहाँ पे प्रेस। ये वो वाला प्रेस नहीं है जो मीडिया प्रेस होता है, वो नहीं है। यहाँ पर प्रेस का मतलब होता है कि मेरे को ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, he is in the deep love and its argument against love and senses would not have much effect on him. Let him go to some higher place like Mount Parnassus. अब माउंट पैरानसिस क्या होता है फ्रेंड्स, ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत ही मतलब फेमस माउंटेन है। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में,
इसे बोलते हैं माउंट पैरानसिस, और मतलब इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ग्रीस में है ये, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि लेट हिम गो टू समवेयर प्लेस लाइक माउंट पैरानसिस विच इज़ द अबोर्ड ऑफ 9 म्यूजेस। अब ये म्यूजेस भी गॉडेस हैं, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी में 9 म्यूजेस का जिक्र हुआ है, उनकी बात हो रही है। He may get the fruit of knowledge in paradise, or may find out the ways to reach heaven, or obtain heavenly bliss, or enjoy ecstatic sights in heaven. I think आप सभी को पता ही होगा नॉलेज का जो फ्रूट था, फ्रूट ऑफ नॉलेज कौन सा था? वो जो एडम एंड ईव का जिक्र हुआ था, जहाँ पर उन्होंने वो एप्पल खाया था ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट में है ये, ठीक है। और ये म्यूजिस का जिक्र भी शायद पैराडाइज लॉस्ट में होता है। जब स्टार्टिंग होती है ना, तो म्यूजिस से स्टार्ट किया जाता है किसी भी एपिक को या किसी अच्छे से वर्क को शुरू कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे 9 म्यूजिस का जिक्र हुआ था। आगे अब यहाँ पे क्या है? ही मे गेट द फ्रूट ऑफ नॉलेज इन पैराडाइज, और मे फाइंड आउट द वेज टू रीच हेवन, और ऑब्टेन हेवनली ब्लिस, और enjoy ecstatic sights in heaven. As far he is concerned, no argument can detract him or deviate him from the path chosen by him. His love for Stella is unbreakable. Let reason deal with powers of thought. He should leave sense and sensory objects to their fate. Love must be left to desire. He is untangled in his love so much that he cannot extricate himself safely from it. Extricate का मतलब होता है मुश्किल से जब सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। हार्ड सिचुएशन बोल सकते हैं, कठिन परिस्थिति। एक्सट्रिकेट का मतलब ये होता है। Reason will have to fight with both love and sense. It may embolden him to defy the arrows of Cupid, but its citadel of defense will crumble down the moment Stella, the object of his love for deity, showers her love affections for him. As Stella's eyes strike him, he would not be able to defend himself, and the fence and barricade erected by him will crumble down, and thus all his efforts to shield him from the onslaught of God. Onslaught means होता है विरोध करना, ठीक है। Onslaught of God, Cupid will fail to protect him. At the end, even reason, you will have to accept defeat and will be forced to proclaim that loving Stella is the most rational for all activities. This is the short summary of sonnet number 10 by Philip Sidney. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। That's all for today's lecture. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। सभी के सभी वीडियोस तो देख लेते हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।